चलो चलो तो हम आज सीखते हैं आज इस क्लास में सीखते हैं फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। देखो प्रीवियस क्लास में हमने सिखाया था क्या, कूलम्ब्स लॉ एंड कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज हम सीखेंगे कि फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तुमको क्या है कि कई चार्जेस दे दिए गए, क्या है कि बहुत सारे चार्जेस दे दिए गए और पूछा क्या कि बताइए कि क्या है कि बताइए कि कितने फोर्स एक चार्जेस पे और दूसरे चार्जेस के द्वारा कितने फोर्स लगाए जाएंगे। ठीक है, समझ रहे हैं ना, कि जैसे मान लीजिए कि ये एक चार्ज है, ये दूसरा चार्ज ये है, क्या है ये है, और ये है और एक ए है, ये सभी सेम टाइप के चार्जेस है, क्या है सेम टाइप के चार्जेस है। तो अगर इसका नाम हम क्या कर देते हैं, Q1 कर देते हैं, क्या कर देते हैं Q1, इसका नाम Q2 कर देते हैं, क्या है इसका नाम Q3 कर देते हैं और इसका नाम Q4 कर देते हैं। ठीक है, क्या है इसका नाम Q4 कर देते हैं। तो ये Q1 है, ये क्या है, ये ये Q1 है, ये Q1 है, Q1। ठीक, तो समझो कि किसी एक चार्ज पे, क्या है किसी एक चार्ज पे और दूसरे चार्जेस के द्वारा जो फोर्स अप्लाइड किया जाएगा उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्या है कि इसी को कहते हैं, देखो फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस को कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी कहते हैं। जो फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस है इसी को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक, तो आइए कोई अगर सिस्टम दे दिया जाता है कि किसी क्या कहते हैं किन्हीं भी चार्जेस पे बहुत सारे चार्जेस के द्वारा, मतलब बहुत सारे चार्जेस के द्वारा अगर उस पर फोर्स लगाया जा रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हम सपोज कर देते हैं कि यहाँ पे Q1 पे फोर्स Q2, Q3 और Q4 के द्वारा लगाया जा रहा है, क्या जा रहा है, लगाया जा रहा है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले ध्यान रखिए क्या है कि हम Q2 से क्या करेंगे, Q2 से Q1 की तरफ एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे एरो की साइन लगा रहे हैं, वेक्टर है, क्या है वेक्टर है, तो एरो की साइन भी लगा रहे हैं। तो इसका नामकरण करेंगे। ठीक है, नाम कैसे देंगे, वेक्टर आर, कहाँ से जा रहे हैं हम, टू से, कहाँ से कौन से चार्ज से जा रहे हैं, Q2 से जा रहे हैं, Q2 से जा रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या इसका नाम देंगे, वेक्टर, वेक्टर टू 1, किसके तरफ इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, Q2 से लेके Q1 की तरफ है। ठीक है, इसी तरह से हम क्या करेंगे, Q3 से जिसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, ये क्या होगा, हालांकि सीधा ही लाइन होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, सीधी लाइन होनी चाहिए। इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, देखो सीधी लाइन बनाते हैं एक ठो, ये क्या है, ठीक, क्या है, ये एरो, इसका नाम कैसे करेंगे, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या, आर वेक्टर, वेक्टर की साइन लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एरो लगाया है, क्या है एरो लगाया है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, R3 1, कहाँ से 3 से 1 की तरफ चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं 3 से 1 की तरफ। इसी तरह से Q4 से Q1 पे जो फोर्स लगेगा, क्या लगेगा, जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, R वेक्टर R4 1। ठीक, क्योंकि एरो किधर लगा है, इधर लगा है। ठीक है, एरो लगा रहे हैं मतलब डायरेक्शन भी दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन भी दिखा रहा है। ठीक, तो देखो जो जो Q1 Q2 फोर्स लगाएगा Q1 पे, वो कैसा है, इधर ही लगाएगा, क्या लगाएगा, इधर लगाएगा। तो जो फोर्स लगेगा इस पे, जो फोर्स लगेगा वो कितना फोर्स लगेगा, F, क्या होगा, F F F F F किस पे फोर्स लग रहा है, 1 पे लग रहा है, चार्ज किस पे लग रहा है, फोर्स Q1 पे लग रहा है।
तो F1 किसके द्वारा लगाया जा रहा है, Q2 के द्वारा लगा रहा है, तो F12 क्या होगा, F12 किस डायरेक्शन में लगा रहा है, इसी डायरेक्शन में लगाया जा रहा है। ठीक, इसी तरह से Q3 के द्वारा जो Q1 में फोर्स लगाया जाएगा, कैसे लगाया जाएगा, ये ऐसे होगा, क्या होगा, इधर होगा, तो इसका क्या होगा, वेक्टर, क्या होगा, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस पे क्या लगेगा, वेक्टर की साइन लगेगी, और क्या होगा, F13। ठीक, इसी तरह से जो Q4 चार्ज लगाएगा, इस पे फोर्स लगाएगा, क्या लगाएगा, ये F वेक्टर F क्या 14 लगाएगा। ठीक, अब इन चार्जेस को क्या करना है, हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब कैलकुलेट करके क्या कर लेंगे, वेक्टर सम करेंगे। क्या करेंगे, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, तो इसको कौन सा सम होगा, वेक्टर सम होगा। ठीक, तो चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे क्या कि क्या है, वेक्टर R21 एंड R31 एंड वेक्टर R41 आर displacement vector, displacement vector क्या है, वेक्टर, क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ठीक, देखो तो हमें कैलकुलेट करना क्या, वेक्टर F12, क्या है, वेक्टर F12, समझो। ठीक है, वेक्टर F12। ठीक, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, पिछले क्लास में हमने समझाया था क्या, वेक्टर लॉ, जो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म एंड कूलम्ब्स लॉ इन स्केलर फॉर्म। ठीक है, तो हमको कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या करेंगे, के Q1 कौन, Q1, ये Q1, और फोर्स कौन लगा रहा है, Q2, तो के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर अपॉन R क्या है, R12 क्या है, R12 का होल स्क्वायर, क्या होगा, होल स्क्वायर, क्या होगा, होल स्क्वायर। ठीक, तो ये अच्छा, ये इस पे क्या लगेगा, क्या लगेगा, एक क्या लगेगा, इस पे लगेगा क्या लगेगा, आई कैप, यूनिट वेक्टर से इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे, क्या करेंगे, क्या R12, क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर R कैप, ठीक है, R12। ठीक, ये हो जाएगा F12। समझ में आ रहा है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, और डायरेक्शन दिखाने के लिए क्या करते हैं, हम उसी के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, इसी प्रकार से F13 कैसे कैलकुलेट होगा, के Q1, और कौन फोर्स लगा रहा है, Q3 फोर्स लगा रहा है, क्या लगा रहा है, Q3 फोर्स लगा रहा है। ठीक, तो क्या के Q1 Q3 अपॉन क्या हो जाएगा, R31 का होल स्क्वायर इंटू क्या कर देंगे, R13 से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इसका निकल आएगा, क्या निकल आएगा, इसका। इसी तरह से क्या है, F14। ठीक, तो इसका क्या होगा, के Q1 Q4 अपॉन क्या हो जाएगा, R41 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, R41 का होल स्क्वायर, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, इसी का यूनिट वेक्टर, क्या होता है, इसी का यूनिट वेक्टर R41 कैप। ठीक है, क्या हो जाएगा, R41। यूनिट वेक्टर समझना है तो देखो, यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसे मैं कहीं भी लिख रहा हूँ क्या, R41। ठीक है, क्या लिख रहा हूँ, R41,
यूनिट वेक्टर सिर्फ क्या देता है, डायरेक्शन देता है, क्या देता है, डायरेक्शन, क्या देता है, डायरेक्शन, ठीक है। तो R41 कैप, ठीक है, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो क्या करते हैं, इसी के वेक्टर से, R41 वेक्टर से, अगर इसी को इसी के वेक्टर से क्या कर दें, क्या कर दे, डिवाइड कर दे, क्या कर दे, डिवाइड कर दे R41, ठीक है। तो किसी भी वेक्टर को अगर उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो सिर्फ बचेगा क्या, डायरेक्शन ही बचेगा, बचेगा ना डायरेक्शन, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि क्या फोर्स क्या एक वेक्टर क्वांटिटी होती है तो इसमें डायरेक्शन में दिखाना क्या है, जरूरी है, ठीक है। इसको सही कर दो, ठीक है। R41 R41 कैप, ठीक, समझ रहे हो। देखो तो अब क्या जो एफ नेट निकालना, हमको क्या निकालना है, एफ नेट, कि इस पे F1 पे भैया क्या है, F1 पे एफ नेट फोर्स कितना लगा है, ठीक है, क्या निकाला है, एफ नेट। तो सभी को क्या कर देंगे, F12 F12 और F13 और F14 को ऐड कर देंगे, लेकिन फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमको वेक्टर सम करना होगा, क्या करना होगा, हमें वेक्टर सम करना होगा। तो देखो, तो नेट फोर्स क्या लिखेंगे, नेट फोर्स, नेट फोर्स ऑन F1 क्या है, F1 क्या होगा, F1 पे नेट फोर्स जो होगा क्या होगा, F12 वेक्टर फॉर्म प्लस F13, ठीक है, प्लस F14, क्या होगा, F14। देखो ये जो होंगे क्या होंगे, ये वेक्टर क्वांटिटी हैं तो ये वेक्टर सम होंगे, ऐसा नहीं है कि इसको कैसी भी तरह स्केलर जैसे ऐड करते हैं वैसे ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, ये फॉलो करते हैं क्या, फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, क्या करते हैं, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इनको वेक्टरली सम करना है, किसमें सम करना है, वेक्टर सम करना है इसका, ठीक, क्या करना है, वेक्टर सम करना है, ठीक है। क्या फॉलो करते हैं, ये वेक्टर सम फॉलो करते हैं, ठीक है। तो फॉलो वेक्टर एडिशन, लॉ, ठीक है। ये क्या फॉलो करते हैं, फॉलो द वेक्टर एडिशन लॉ फॉलो करते हैं, ठीक है। चलो तो फिर आगे 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 चलते हैं, फिर सकते हैं, देखते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को और एक नाम से जानते हैं, ठीक है, इसका नाम होता है रिलेटिव परमिटिविटी, क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी, इसको और क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक, जिसको एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं, क्या करते हैं, जिसको एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं या कैपिटल के से डिनोट करते हैं, क्या करते हैं, किसे डिनोट करते हैं, कैपिटल के से डिनोट करते हैं, ठीक है, किसे डिनोट करते हैं, ठीक, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल के से, इसको नाम रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती है, इसका नाम क्या और क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का क्या होता है, इलेक्ट्रिकल रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी,
परमिटिविटी, ठीक है, क्या होता है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होता है इसका नाम। और क्या होता है, इसको डिनोट करते हैं किससे, एप्सिलॉन आर से, किससे डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन आर से, ठीक। चलो हम समझते हैं इसको, कैसे समझते हैं। देखो इसको समझने के लिए थोड़ा समझो, एक चीज़ हम ले रहा है, क्या ले रहा है, अगर मैं एक पॉइंट ले लूँ, दो चार्जेस ले लूँ, क्या ले लूँ, दो चार्जेस, इसका नाम कर देता हूँ क्या, Q1 और इसका नाम Q2, क्या है, इसका नाम Q2 है, ठीक है, स्मॉल ही ले लो इसको भी, और इसका नाम हो जाएगा Q2, क्या है, Q2, दोनों ही मान लो सपोज कर देता हूँ पॉजिटिव चार्ज है, क्या है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, जो दोनों के बीच में डिस्टेंस है, R डिस्टेंस है, क्या है, R डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये दोनों चार्ज है, क्या ये दोनों जो चार्ज है, इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम निकालते हैं किससे, कूलम्ब्स लॉ से, जो इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। F इजिकल्स टू क्या लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये होता है। तो ये जो वैल्यू आती है, ये जो वैल्यू किसके लिए है, एयर या वैक्यूम के लिए, किसके लिए है, एयर और किसके लिए है, वैक्यूम के लिए है, वैक्यूम के लिए, ठीक। अगर हम इसी पूरे सिस्टम को, क्या है, इस पूरे सिस्टम को उठा के डिस्टेंस में कोई चेंजिंग नहीं लाएंगे, जब मैग्नीट्यूड, जब चार्जेस में चेंजिंग लाएंगे, क्या लाएंगे, इसके मैग्नीट्यूड में भी चेंजिंग नहीं करेंगे, और क्या करेंगे, सब कुछ सिस्टम यही रखेंगे, बस एयर से हटा के हम किसी मीडियम इसको कर पुट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ठीक है। तो फोर्स इन मीडियम बिटवीन द चार्जेस, ठीक है, तो क्या करते हैं, ठीक है। तो इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्या ये इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक। तो लिखो फोर्स इन मीडियम बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है, ठीक, चार्जेस। देखो तो अगर इसको किसी मीडियम में डाल देंगे, क्या डाल देंगे, ठीक है, तो मैं इसको FM से नोट करता हूँ मीडियम के लिए, क्या है, FM है, ठीक है। तो जो 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट नहीं, अब यहाँ पे एप्सिलॉन रहेगा, क्या रहेगा, एप्सिलॉन मतलब उस मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, क्या है, जिस मीडियम में हम क्या करें, Q1 Q2 को पुट किए हैं, क्या किए हैं, Q1 Q2 को पुट किए हैं, तो इसका जो चार्ज होगा, इसको चार्ज तो वही है Q1 Q2, और डिस्टेंस भी वही है R स्क्वायर, इसको मान लेते हैं क्या, इक्वेशन नंबर 2, क्या है, इक्वेशन नंबर 2। अब आगे समझो कि अगर क्या करते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन 2 से, क्या कर देते हैं 2 से, तो F अपॉन क्या हो जाएगा, F अपॉन क्या हो जाएगा, F अपॉन FM हो जाएगा, मतलब मीडियम, ठीक। और देखो समझो क्या है कि जब हम इसको डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू ऊपर है, ठीक है, क्या है, ये वैल्यू ऊपर है, ठीक है। चलो लिख ही देते हैं, क्या कर देते हैं, लिख ही देते हैं, ठीक है। तो क्या है, पहली वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इनटू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हो जाएगा कि एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। देखो तो Q1 से Q2 ये इससे कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, इससे ये कैंसिल, R से R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, तो बचा क्या, बचा क्या, F अपॉन FM इज इक्वल्स टू क्या बचा, एप्सिलॉन अपॉन, यहाँ एप्सिलॉन होगा, क्या होगा यहाँ पे, एप्सिलॉन होगा, ठीक है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या होगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो समझो, अच्छा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को
कैपिटल के से भी डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? कैपिटल के से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब समझो कि एफ अपॉन क्या है, एफ अपॉन एफ नॉट एफ एम इज इक्वल्स टू क्या आया, क्या आया, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया ना। तो देखो इसको क्या किससे डिनोट करते हैं और किससे डिनोट करते हैं, इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं या फिर और कैपिटल के से डिनोट करते हैं। देखो स्मॉल के से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट को और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल के से। ध्यान रखना इस बात को। ठीक, तो ये सारी बातें क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब बात समझो क्या होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अभी तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट समझ में आया है नहीं कि क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखो क्या होता है कि किसी भी मीडियम में क्या है, किसी भी मीडियम में क्या है, किसी भी मीडियम में अगर मीडियम की क्या है, ये देखो मीडियम है, ये क्या किसके लिए है, ये मीडियम के लिए है, ये एप्सिलॉन फ्री स्पेस के लिए क्या है, फ्री स्पेस के लिए है। तो जो फोर्स फ्री स्पेस में होगा, जो फोर्स फ्री स्पेस में होगा, उस फोर्स को अगर उसी सेम सिस्टम को किसी मीडियम में हम पुट कर देते हैं तो जो वैल्यू आएगी, जो उसका रेशियो होगा, क्या होगा, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एयर और वैक्यूम अपॉन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम। ठीक है, उसी को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं उसको, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और आगे समझो क्या है कि सपोज करो कि K इज इक्वल टू क्या है, K इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बना, F अपॉन एम, एम बन गया ना, F अपॉन एफ एम बना ना। ठीक, देखो तो F अपॉन एफ एम क्या बना, F अपॉन एफ एम। तो अगर हम इसको उधर भेज देते हैं, इसे यहाँ पे भेज देते हैं, ठीक है, तो एफ एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F अपॉन के हो जाएगा ना। देखो ये जो फोर्स है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो एयर में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा कांस्टेंट होगा, क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो अगर के की वैल्यू ज्यादा आती है किसमें, मीडियम में, मीडियम की के की वैल्यू ज्यादा होगी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, के की वैल्यू अगर ज्यादा आएगी तो फोर्स इन मीडियम कम आएगा, समझ रहे हो ना। तो ऑलवेज जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होती है वो एयर में मैक्सिमम आएगी और किसी मीडियम पे डिपेंड करता है कि मीडियम में तो एयर के कंपैरिजन में कमी आएगी, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, मीडियम में ज्यादा होगी, और मीडियम में ज्यादा होगी तो एफएम की वैल्यू मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम क्या होगी, कम होगी एज कंपेयर टू क्या, एयर या वैक्यूम। समझ रहे हो ना। देखो तो इसकी वैल्यू क्या होगी, फिक्स होगी, क्या होगी, फिक्स होगी। ठीक, क्या होगी, फिक्स होगी। ठीक, तो यही है। तो अब बताओ क्या कि जो के की वैल्यू है, क्या है, के की वैल्यू जो है, ठीक, जो के की वैल्यू है, देखो तो वैल्यू जो होती है क्या, कि जो के की वैल्यू फॉर एयर, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, फिर फॉर एयर तो के इन एयर, एयर में कितना होगा, के की वैल्यू, इसको ऊपर कर देते हैं, के इन वाटर, वाटर, और के की वैल्यू इन ऑल मेटल्स, इन ऑल मेटल्स। देखो देखो के की वैल्यू जो इन किस में होती है, के की वैल्यू एयर में, देखो एयर में वैल्यू जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, के की वैल्यू देखो तो ये क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, तो एयर में इसी की वैल्यू है, और ये मीडियम है, क्या है, तो मीडियम में अगर हम एयर रख दें तो उस एफ को एफ से अगर क्या करेंगे, काटेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 1 ही आएगी, क्या आएगी, 1। तो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर एयर होता है वो कितनी होती है, 1 होती है। इसी तरह से वाटर में जो वैल्यू होती है इसकी, देखो किसी बुक में 80, किसी बुक में 81 लिखा गया है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे 80 लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, 80। इसी तरह से मेटल्स के लिए जो होती है, क्या होती है, मेटल्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती है वो इन्फिनिटी होती है,
क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। ठीक है, तो देखो, तो इसकी वैल्यू को ये आपको याद करना है, क्या करना है, ये वैल्यू याद कर लेना। तो देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है, के की वैल्यू जो होती है, ये एप्सिलॉन आर की वैल्यू जो होती है, क्या होती है, एप्सिलॉन आर। देखो यहाँ के लिखो, कैपिटल के लिखो, या एप्सिलॉन आर लिखो, बात एक ही है। ठीक है, तो जो इसकी वैल्यू क्या करेगी, लाई करेगी, देखो 1 के बराबर या 1 से बड़ा, क्या होगी, 1 से बराबर या 1 से बड़ा, और इनफाइनाइट से छोटा, इनफाइनाइट से छोटा या इनफाइनाइट के बराबर। ठीक है, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, लाई करती है, क्या करती है, लाई करती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि ये आपको याद करने हैं। ये एयर के लिए याद कर लीजिए, वाटर के लिए याद कर लीजिए, और मेटल्स के लिए याद कर लीजिए। ठीक है, क्या है, मेटल्स के लिए याद कर लीजिए। यही है, क्या क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या क्या है, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। ठीक, आई होप सो कि आप ये बात को समझे होंगे, इस टॉपिक को। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।